ठीक है जी, बैठ जाओ। चलो देखो सुनो इसमें, अब पहले हम लोग इसमें, चलिए आप शांति बनाओ। देखो हम लोग इसमें शुरू कर रहे थे चैप्टर रिप्रोडक्शन, और ये एनसीईआरटी क्लास 8 का हम लोग का इसमें देखना है। हम लोग इसको शुरू कर चुके थे पहले ही, और इस वजह से अब जो है इसमें आगे आज हम लोग इसमें कुछ कुछ बातों को देखेंगे। जैसे पहले पिछले क्लास में तुमको बतलाया गया, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। दूसरा देखोगे तो इसमें क्या होता है कि कोई भी लिविंग बीइंग अपने जैसे संतान को जन्म देता है, ठीक है। और अपने जैसे संतान को जन्म देने के लिए तुमको इसमें समझाया गया था कि अपने संतान को वो क्यों जन्म देता है। तो सबसे पहला चीज तुमको समझाया गया था इसमें कि अपने संतान को वो इसलिए जन्म देता है क्योंकि वो चाहता है कि पृथ्वी पर उसका एग्जिस्टेंस बना हुआ रहे। दूसरा हमने देखा था कि वेरिएशन, पृथ्वी पर अगर लिविंग बीइंग का वेरिएशन हमको देखना है, ठीक है। जैसे अभी देखोगे कुछ कुछ सवाल अभी बहुत चल रहा है कि पृथ्वी पर जीवन जो है कैसे बना है, नहीं बना है, इतने सारे प्रजाति को किसने बनाया है। तो वो कहीं ना कहीं जवाब हम लोग को यहाँ से उसका हल्का फुल्का मिलता है वेरिएशन से। ऐसा कहा जाता है, तुमको पहले भी बताया गया था कि इस पृथ्वी पर पहले एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने के बाद फिर उसके बाद ही जो देखोगे फिर कई सारे और भी ऑर्गेनिजम्स का उद्भव होना शुरू हुआ, और वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन से और वेरिएशन से ही संभव था। तो पहला एग्जिस्टेंस हो गया, दूसरा वेरिएशन हो गया। ये तुमको छोटी छोटी दो बातें बताई गई थी। इसके बाद हमने जानना शुरू किया था क्या कि अब रिप्रोडक्शन होता है तो क्या इसका कोई टाइप होता है, मतलब क्या सभी ऑर्गेनिजम्स में ये एक ही तरीके से होता है या अलग अलग होता है। तो हमने देखा था इसमें कि रिप्रोडक्शन अगर देखोगे तो इसमें हमने देखा था कि ये दो टाइप का होता है, एक सेक्सुअल और एक क्या चीज, एसेक्सुअल। असेक्सुअल, इसमें अ का मतलब है या ए का मतलब है एब्सेंट, जिसमें सेक्स एब्सेंट रहेगा, इसमें पता ही नहीं चलेगा कि मेल कौन है फीमेल कौन है। अगर ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बाकी अगर हम सेक्सुअल का बात करें तो सेक्सुअल में इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इस वजह से इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें से एक पेरेंट मेल होता है और दूसरा पेरेंट फीमेल होता है। यहां तक हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके थे। अब जो यहां से हम लोग का है, हम लोग अब इसमें आगे समझेंगे यहां से कि अब देखो मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है। जैसे तुमको बतलाया गया कि हम यहां से पहले समझ रहे हैं मेल और फीमेल, तो ये तो ठीक बात है, लेकिन हम समझ रहे हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम समझ रहे हैं। पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हल्का सा देख लेंगे। तो जैसे ही तुमसे इसमें कहा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तुम सीधे कहोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, और जैसे ही उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा तो उसमें कह लो कि उस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह के चलेंगे। इसमें जानने वाला बात क्या है कि अगर दो पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा तो क्या दोनों पेरेंट सेम काइंड का रहता है, तो जवाब है नहीं, दोनों पेरेंट सेम काइंड का नहीं रहता है। एक पेरेंट को हम मेल कहते हैं और एक पेरेंट को हम फीमेल कहते हैं। मेल हम किसको कहते हैं और फीमेल हम किसको कहते हैं, ये हमने समझ रखा है अच्छे से एडोलेसेंस वाले चैप्टर में। देखो मेल कौन होता है, तो मेल का बॉडी अलग हिसाब से ग्रो करता है, और मेल में देखोगे कि मेल हम सही मायने में उसको कहते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाता है। जिस भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्पर्म बनाएगा या जिस भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी मेल गैमेट बनाएगा, उस ऑर्गेनिज्म को हम मेल कहेंगे। मेल गैमेट कहने का मतलब स्पर्म, ठीक है। दूसरा फीमेल हम उसको कहेंगे जिस भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी फीमेल गैमेट बनाएगा, ठीक है, उसको हम लोग फीमेल कहेंगे। बाकी इन दोनों बातों को हमने समझा है बहुत अच्छे से अपने एडोलेसेंस वाले चैप्टर में कि मेल कौन होता है, फीमेल कौन होता है, और दोनों के बॉडी में किस तरीके से बदलाव आता है। ये सभी बातें हम लोग देख चुके हैं कि वहां पे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इन सभी बातों को हमने इसमें पहले से ही देख रखा है, ठीक। तो अगर यहाँ पे तुमसे पूछा जाए मेल कौन है, तो हम इसमें ऐसे लिख के चलते हैं कि मेल कौन होता है, तो हम मेल के बारे में ऐसे कहते हैं कि द ऑर्गेनिज्म
organism which produce the organism which produces मेल गैमेट, जो मेल गैमेट बनाएगा उसे हम लोग क्या कह के चलेंगे, मेल गैमेट्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, स्पर्म है। ठीक, फीमेल हम किसको कह के चलेंगे, तो फीमेल को हम ऐसे डिफाइन करके चलते हैं, बिल्कुल ठीक यही डेफिनेशन रहेगा। तो हम ऐसे कह के चलते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट, जो फीमेल गैमेट बनाएगा उसे हम लोग कह के चलेंगे कि वो फीमेल है। और यहाँ पे देखोगे कि फीमेल गैमेट का मतलब क्या है, ओवम। इसलिए हम डेफिनेशन में फीमेल गैमेट ना लिख करके डायरेक्ट हम ओवम भी लिख देते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर ओवम बना रहा है तो वो फीमेल कहलाएगा, फिर अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पर्म बना रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगा, मेल कहलाएगा। अब इसमें बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेल फीमेल का वो अलग बात है, सेकेंडरी और बाकी सारी चीज। अब इसमें देखते हैं, जैसे देखो मेल गैमेट क्या होता है। तुमने अभी देखा कि जो मेल जो बनाएगा गैमेट उसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। अब स्पर्म कैसे होता है, तो स्पर्म देखो यही स्पर्म का स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग अपने क्लास के हिसाब से इसमें हमको 3 चीजों को जानना रहता है। ठीक, 3 चीजें कौन कौन सी, पहले हेड, ठीक है, बाकी की चीजें हम आगे क्लासेस में जानेंगे। पहले देखोगे कि यहाँ पे हमको जानना रहता है हेड, फिर एक और पार्ट जो है यहाँ पे है बॉडी, और एक है हम लोग का यहाँ पे टेल, या फिर इसको हम लोग टेल ही कहते हैं, और बाकी यहाँ देखोगे तो ये एंडपीस कहलाता है। ठीक, अच्छा, ये पूरा का पूरा एक सेल है। ठीक, एक ही सेल है ये। और इसमें देखोगे कि अगर ये सेल है तो इसमें कुछ सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो इसमें रहेगा। अच्छा, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम एक्रोसोम कहते हैं। देखो बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन सा है, किसी सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कि उस सेल में न्यूक्लियस रहना ही रहना है। फिर उसमें देखोगे कि अगर न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहना ही रहना है, और इसके पास चूंकि इसको एनर्जी प्रोवाइड कराना है तो इसमें देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया रहना ही रहना है। हम जाएंगे जब आगे क्लासेस में तो बाकी हम देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर को हम माइलिन शीथ कहते हैं, और इससे ये जो है पूरा का पूरा एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म इसको। और बाकी टेल अगर देखोगे कि टेल का क्या काम होता है, तो टेल देखोगे कि ये स्पर्म को आसानी से फ्लोट करने में, आगे की तरफ बढ़ने में मदद करता है। तो ये तुम्हारा हो गया मेल गैमेट। बाकी अगर हम फीमेल गैमेट का बात करें, फीमेल गैमेट में अगर देखोगे तो फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। फीमेल गैमेट देखोगे तो फीमेल गैमेट का यहाँ फोटो एक सिर्फ यही दिख रहा है। ठीक है, इसी को ले लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन वाला ऐसे है, लेकिन इसको ले लेते हैं इसी को फिलहाल समझने के लिए। तो फीमेल गैमेट को देखोगे तो ये फीमेल गैमेट इस तरीके का होगा। ये देखो कि ये फर्टिलाइजेशन वाला फिगर यहाँ पे है, लेकिन तुमको समझना है कि जो तुमको पूरा पिंक वाला ये दिख रहा है पार्ट, ये पूरा का पूरा ये तुम्हारा ये फीमेल गैमेट है। इसमें भी देखोगे कि अगर ये सेल है, ये सिंपल सा सेल है, तो सेल में अब बेसिक सा जो बात रहता है वो इसमें भी रहेगा। जैसे इसमें भी साइटोप्लाज्म रहेगा, जैसे इसमें न्यूक्लियस रहेगा, सेल मेम्ब्रेन रहेगा, ये सब बेसिक सा बात इसमें रहेगा। तो न्यूक्लियस ऐसे लगभग ओवल टाइप का होता है। बाकी स्पर्म तुम देख सकते हो। कुछ बातें ऐसे, जैसे अगर हम बात करें कि फीमेल इंसान के बॉडी में अगर सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, तो इंसान के बॉडी में सबसे बड़ा सेल फीमेल में अगर देखा जाए ह्यूमन बॉडी में तो यही ओवम होता है। ये पहले ही तुमको बताया गया सेल वाले चैप्टर में। और इंसान के बॉडी में सबसे छोटा सेल कौन होता है, तो सबसे छोटा सेल यही स्पर्म सेल होता है। ठीक है, दोनों रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। सबसे बड़ा सेल पूछा जाएगा तो ओवम होगा, सबसे छोटा सेल पूछा जाएगा तब स्पर्म होगा। अब यहाँ पे एक और क्या जानने वाला बात है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो दोनों ये गैमेट है, गैमेट में एक खास तरीके का बात होता है। खास तरीके का क्या बात होता है कि मान के चलो कि हम बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर कोई सेल निकालते हैं, बॉडी के तुम अगर किसी भी पार्ट से अगर सेल निकालेगा, तो देखो हम लोग के सेल में याददाश्त को बनाए रखने के लिए क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, या जीन्स होता है। अगर हम स्पर्म का बात करते हैं और ओवम का बात करते हैं, तो स्पर्म और ओवम ये खास टाइप का सेल होता है जिसमें हम कहते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस होता है ये हैप्लॉइड होता है।
अब हेप्लॉइड का मतलब क्या है? हेप्लॉइड कहने का मतलब हाफ यादाश्त को ही वो अपने आप में बना करके रखता है। हाफ यादाश्त समझते हो? जैसे मान के चलो कि देखो, हम जब आगे की क्लासेस में जाएंगे तो हम समझेंगे कि किसी के अगर हाइट को बतलाना है तो हाइट को बतलाने के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, 2 क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर किसी के कलर को बतलाना है तो कलर को बतलाने के लिए भी 2 क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर उसी तरीके से तो देखोगे कि कोई भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा उस चीज को बतलाने के लिए यहां पर देखोगे कि 2 क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर हम सेल निकालेंगे कहीं से भी तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखलाने के लिए 2 क्रोमोसोम्स मौजूद रहेगा। लेकिन जब हम स्पर्म का बात करते हैं, जब हम ओवम का बात करते हैं, तो इसमें देखोगे कि स्पर्म में जो यादाश्त बतलाने वाला जो क्रोमोसोम्स रहेगा वो जोड़ा में नहीं रह करके सिंगल सिंगल ही रहेगा। स्पर्म में सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स रहेगा सभी कैरेक्टर को बतलाने के लिए। ओवम में भी सिंगल सिंगल ही रहेगा सभी कैरेक्टर को बतलाने के लिए। जब दोनों आपस में फ्यूज होगा तब जाकर के फिर 46 क्रोमोसोम्स मतलब जोड़ा में बनाएगा। तो ये स्पर्म एक खास टाइप का सेल होता है जिसमें हैप्लॉइड नेचर, मतलब कह लो कि इसका नेचर हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड कहने का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करता है। फिर फीमेल गैमेट देखेंगे तो इसमें भी ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करके चलता है। ठीक, तो पहले ये तो हो गया। अब देखो क्या ये अब पार्टिसिपेट कैसे करता है। ये मान के चलो तुमको बतलाया गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, या कह लो मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब मेल और फीमेल का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये कैसे इन्वॉल्व होता है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग अगला चीज समझते हैं, यही हम लोग का फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसे तुमसे पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन का मतलब तुम क्या समझते हो, तो फर्टिलाइजेशन तुमको ऐसे ही कहना है, डिफाइन करना है इसको, कि इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करके चलते हैं कि फ्यूजन ऑफ, देखो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ अगर फ्यूज करता है तो उस चीज को हम लोग कह के चलते हैं क्या चीज, फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये जो तुमको बताया जा रहा है ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ये अभी हम लोग सिर्फ ये हम लोग ह्यूमन को नहीं समझ रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट्स तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वो बात अलग है। देखो अब यहाँ पे कि ये मेल वाले का, यहाँ पे ह्यूमन वाले का दिया गया, लेकिन तुमको समझना ऐसे है कि फर्टिलाइजेशन अगर देखेंगे तो देखो फर्टिलाइजेशन में देखोगे कि बहुत सारे जो रहेंगे ऐसे मेल गैमेट वो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करने के लिए दौड़ेंगे, मतलब उसके साथ फ्यूज होने के लिए दौड़ेंगे। अब देखो तुमको पीछे समझाया गया यही कि इसके पास देखो यहाँ पे एक स्पर्म आया, इसमें देखोगे कि इसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और ये जो ओवम है इसके न्यूक्लियस में भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब यहाँ पे बात आता है कि जैसे ही जब हम फर्टिलाइजेशन का बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन में काफी सारे स्पर्म्स फर्टिलाइज करने को आते हैं एग को, लेकिन एग को सिर्फ और सिर्फ एक ही कोई स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है जो स्पर्म सबसे ज्यादा हेल्दी रहता है। इसलिए तुम देखोगे 3 इडियट मूवी, वो 3 इडियट मूवी में वो कहता है कि जिंदगी एक रेस है और इस रेस में एकदम भागते रहो, कोई उससे मार्क्स लेके आगे भाग रहा है, कोई उससे पीछे ऐसे जा रहा है। हम लोग जन्म लेने के टाइम में भी ऐसे करोड़ों स्पर्म का रेस लगा होगा, उसमें भी जो एक फर्स्ट आ गया होगा उससे फिर बन गया होगा इंसान। अब इसमें देखोगे यही चीज होता है कि जो स्पर्म सबसे ज्यादा हेल्दी रहता है वही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है और फिर वो बेबी बनाता है, या फिर कह लो कि नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाना वो शुरू करता है। तो फर्टिलाइजेशन जैसे ही तुमसे पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन का मतलब तुम क्या समझते हो, तो तुमको कहना है कि अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होता है तो इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कभी भी मेल बॉडी के भीतर नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के या तो भीतर होगा या उसके बॉडी के बाहर। अभी हम लोग इसमें हम सिर्फ बोले यही फर्टिलाइजेशन समझ रहे हैं, ह्यूमन के बारे में नहीं समझ रहे, हम सिंपल सा एनिमल्स के बारे में समझ रहे हैं, अलग अलग एनिमल्स। तो जितने सारे एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा
उन सभी रिप्रोडक्शन में तुम देखोगे कि फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस कॉमन रहेगा। आगे जब हम बढ़े तो फर्टिलाइजेशन के टाइप्स को बांट के चलते हैं। अब देखो फर्टिलाइजेशन के जब हम टाइप्स को बांट के चलते हैं तो यहां पर हम दो टाइप के फर्टिलाइजेशन को देखते हैं। पहला फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा अगर देखोगे तो दूसरा हम लोग लेके चलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरा नंबर का हम लोग का है ये है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें तुम देखोगे इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। इंटरनल कहने का मतलब कि अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के इनसाइड हो रहा है तो उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जैसे यहां पे तुम देख सकते हो इस फिगर में, ये दोनों में देखो फर्टिलाइजेशन ही हो रहा है और दोनों में तुम देखोगे यहां पे, इसको हम लोग अगले वाले पेज में लेके चले जाएंगे, ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो इसको देखोगे कि अगर हम देखें या फिर इसी में रहने देते हैं, छोड़ो। तो इसमें देखोगे कि अगर हम इसमें फर्टिलाइजेशन को समझे तो दो टाइप का फर्टिलाइजेशन है, एक है इंटरनल और एक है क्या चीज, एक्सटर्नल। जब हम इंटरनल का बात करेंगे तो इंटरनल कहने का मतलब तुम सिंपल सा बात समझोगे कि अगर फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन अगर फीमेल के बॉडी के भीतर होता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर कह लो कि फ्यूजन फीमेल गैमेट का फ्यूजन मेल गैमेट के मतलब मेल गैमेट के साथ अगर वो फ्यूज फीमेल के शरीर के बाहर हो रहा है तो फिर उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कह के चलता है। अब एग्जांपल के तौर पर ये चित्र में तुम देख सकते हो, इसको समझाने का उतना जरूरत नहीं है। ई मुर्गा मुर्गी, ठीक है, अगर इसके बॉडी के भीतर अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो इस चीज को हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह के चलेंगे। बाकी अगर इसमें देखो फ्रॉग्स के केस में देखोगे, जैसे देखो इसमें क्या है, इस केस में क्या है कि इस केस में ओवम जो है इसके शरीर के भीतर ही है, हेन के शरीर के भीतर ही है और स्पर्म उसके शरीर के भीतर जाकर के उसके ओवम को फर्टिलाइज करता है। बाकी अगर इस केस में देखें तो इसमें मेल जैसे फीमेल है, फीमेल बाहर की तरफ एग छोड़ देगा, फिर मेल देखोगे कि ये भी अपना बाहर की तरफ स्पर्म छोड़ देगा और इसमें जब जाके दोनों फ्यूज करेगा, देखो इसमें बाहर की तरफ फ्यूज हो रहा है। तो अगर बाहर की तरफ फ्यूज, देखो सुनो पहले ध्यान से, ये दोनों एक पास रहेगा तब इसमें देखोगे कि फ्यूज होने का संभावना ज्यादा है। अब मान के चलो कि कोई मेढक है, दो मेढक है, एक मेढक उधर 2 किलोमीटर अपना उधर स्पर्म छोड़ रहा है, एक और मेढक है जो उधर 4 किलोमीटर अपना ओवम छोड़ रहा है, तो फिर दोनों के फ्यूज होने का संभावना तुम समझ सकता है कितना। इस वजह से हम लोग देखते हैं कि अब इसके अच्छा मान के चलो ये सूखे जगहों पे रहेगा, तब मेंढक अगर सूखे जगहों पे मिट्टी पे अगर ये ओवम अपना छोड़ दिया और फ्रॉग जो है वो भी सूखे जगह पर अपना स्पर्म छोड़ दिया तो फिर फ्यूजन होने का संभावना बहुत कम है। इसलिए देखोगे कि मेंढक जो है, मेंढक तभी टर्राता है, मेंढक के टर्राने का तुम आवाज सुना होगा। मेंढक टर्राता है क्यों, वो बुलाता है अपने पार्टनर को, समझ रहे हो कि नहीं, ताकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो सके। अच्छा तुमने ये भी सुना होगा कि मेंढक जो है दोनों जगहों पे रहता है, पानी में भी और जमीन पे भी। तो मेंढक पानी और जमीन दोनों पे रहता है। पानी में क्यों रहता है, तो पानी में उसको बस एक खास टाइम का जरूरत पड़ता है जब उसको रिप्रोडक्शन करना होता है तब, और नहीं तो मेंढक को जमीन पे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें चूंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, अब मान के चलो फीमेल गैमेट मेल गैमेट रहेगा, दोनों पानी में अगर अपना गैमेट छोड़ रहा है तो फ्यूजन होने में आसानी होगा, पानी आसानी से उसको फ्लो करके लेकर के चला जाएगा। बाकी मान के चलो सूखे जगहों पर देगा, तब जमीन पर मान के चलो अपना स्पर्म छोड़ दिया, एग छोड़ दिया, तो फिर दिक्कत का बात है, वो फ्यूजन होने से रहा। फिर इस वजह से देखेंगे कि मेंढक जो है, तुम सुनोगे गांव में कि मेंढक टर्रा रहा है, इसका मतलब बारिश होने वाला है। मेंढक टर्राता है इस वजह से बारिश नहीं होने वाला, बारिश होने वाला है इस वजह से मेंढक टर्रा रहा है। समझ रहे हो, मेंढक टर्राएगा, वो समझ रहा है कि बारिश होने वाला है, बारिश होगा, पानी जमा होगा। अब उसके कह लो कि एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, देखो ऐसा है कि जिसने भी हम लोग को बनाया है, हमारे दिमाग में ऐसा चीज सेट करके वो गया हुआ है कि तुम्हारे दिमाग में अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने का कहीं ना कहीं ख्याल आ जाएगा। तुम्हारा बात की नहीं, तो इसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं
अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने का ख्याल रहेगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी किसी भी टाइप का ऑर्गेनिज्म। तो हम इसमें इसको ऐसे समझ के चलते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, तुमको अब याद हो गया होगा। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम उसको कहेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के भीतर हो रहा है उसको हम लोग कह के चलेंगे क्या चीज, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम किसको कहेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। तो हम इसमें इसको ऐसा डिफाइन करके चलते हैं, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ऐसे लिखते हैं देखो इसको, व्हेन द फर्टिलाइजेशन takes place inside the female body, तो इसको हम लोग लेके चलते हैं। ये तुमको दिखने को कहां कहां मिलेगा, एग्जाम्पल में जैसे जितने सारे भी बर्ड्स होते हैं इनमें देख लो, जितने सारे भी मैमल्स होते हैं इनमें देख लो। तो मैमल्स और बर्ड्स में देखोगे कि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, ठीक। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम किसको कह के चलेंगे, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करके चलेंगे कि व्हेन द फर्टिलाइजेशन takes place outside the फीमेल बॉडी। अगर फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन तो उसको हम लोग कह के चलेंगे। अब एग्जाम्पल में समझ सकते हैं किसमें किसमें देखने को मिलता है। तो पहला तुम इसमें देखने को मिलेगा किसमें, जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग में हमको मिलता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को। फिर एक और कौन हो गया, फिश वगैरह में। तो फिश और फ्रॉग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। अगर मछली के तुम अगर किसी फिश के बच्चे को देखोगे, फ्रॉग के बच्चे को देखोगे, तो दोनों देखने में सेम ही लगेगा। बस में आता है। तो पहले हम लोग इतने बातों को लिखते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां से कहां से था जी, यहां से था, ये तो लिखवा दिए थे पहले, यहां से, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तुमको बताया गया इसमें कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जगह फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के भीतर होता है तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल बॉडी के बाहर होता है तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख चुके हैं, जैसे बर्ड्स, मैमल्स, इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। बर्ड्स के बारे में हमको थोड़ा सा आगे समझना है इसमें। जैसे मुर्गी वगैरह में देखोगे कि अंडा में शुरू में तो उसमें नहीं रहता है कुछ भी, लेकिन जब अंडा को मुर्गी सेकती है तो उसमें देखोगे धीरे धीरे फिर उसमें बन जाता है कुछ, मतलब एक चूजा बन जाता है, ठीक। तो उसको हमको समझना है आगे स्पेशल केस में। तो इंटरनल में ये हो गया, एक्सटर्नल में ये हो गया, ठीक। अब हम आते हैं, देखो ये हम लोग स्टेजेस देखते हैं अगर किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट स्टेज में क्या क्या होता है, ठीक। सबसे पहले मान के चलो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा तो उस ऑर्गेनिज्म में देखोगे कि पहले उसका बॉडी ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने का मतलब पहले वो अपना प्यूबर्टी अचीव करेगा। प्यूबर्टी जब अचीव करेगा, प्यूबर्टी अचीव करने का मतलब तुमको बताया गया था कि जब वो मेच्योर होने लगेगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को बनाने के लिए, ठीक। तो मान के चलो कि अगर इसमें हम स्टेजेस को देखते हैं तो स्टेजेस में देखोगे कि सबसे पहले हम लोग का चलता है इसमें कि कोई भी बॉडी रहेगा ऑर्गेनिज्म तो वो फॉर्मेशन करेगा। पहला स्टेज यही है, फॉर्मेशन करेगा वो किस चीज का, मेल गैमेट, और अगर फीमेल है तब फीमेल गैमेट, ठीक है, उसका वो फॉर्मेशन करेगा। दूसरा चीज देखोगे कि यहां पे तुमको बताया गया, दूसरा चीज देखोगे कि अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है और अगर वो मेच्योर हो चुका है तो फिर ऐसे में दूसरा प्रोसेस हम लोग का चलेगा, फर्टिलाइजेशन का चलेगा। फर्टिलाइजेशन तुमको बताया गया कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है फीमेल बॉडी के शरीर के भीतर या हो सकता है फीमेल बॉडी के शरीर के बाहर, ठीक है, कहीं पर भी। जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे ही तुमको अभी बताया गया, मान के चलो कि ये ओवम है, ठीक है, और इधर से मान के चलो कि ये स्पर्म है, ऐसे जैसे ही इसमें आएगा ये फ्यूज होगा। तो तुमको बताया गया था कि इसमें 23 क्रोमोसोम्स होता है, ओवम रहेगा तो इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स रहेगा। अब इन दोनों के मिलने से एक नया सेल बनेगा जिस सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स रहेगा, ठीक।
जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज कर जाएगा, तो फ्यूज करने के बाद जो नया सेल बनेगा, उस नए सेल को हम लोग जाइगोट कह के चलते हैं। ठीक है, जाइगोट कहने का मतलब कि अभी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज हुआ है। फ्यूज होने के बाद वो क्या होगा कि अब धीरे धीरे वो डिवाइड करने लगेगा। तुमको बताया गया था कि वो डिवीजन करता है 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करके अपने आप को वो क्या करते चला जाता है, डिवाइड करते चला जाता है। जाइगोट के बाद देखोगे कि चौथा जो स्टेज आएगा, डिवीजन के क्रम में ही ये एम्ब्रायो बनाएगा। ठीक है, और एम्ब्रायो के बाद और ये डेवलप हो जाएगा तो ये फीटस बनाएगा, और फीटस को फिर एक डेवलपमेंट, एक पूरी तरीके से डेवलप होने में कुछ समय लगेगा। जैसे अगर देखते हो ह्यूमन में देखते हो तो 9 मंथ का समय लगता है। उस पूरे पीरियड को हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। उसमें पूरा का पूरा बेबी डेवलप होता है, और फीटस जब डेवलप हो जाएगा तो फीटस के डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा स्टेज चलता है। अगर किसी कोई अगर ह्यूमन है या किसी भी टाइप का अगर ऑर्गेनिज्म है, तो सबसे पहले उसके बॉडी में अगर मेल है तो मेल गैमेट बनना शुरू होगा, फीमेल है तो फीमेल गैमेट बनना शुरू होगा, और जब मेच्योर हो जाएगा तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा कहां, फीमेल के बॉडी के भीतर या फिर बाहर। फर्टिलाइजेशन अगर हम मान के चलो कि फीमेल बॉडी के भीतर अगर देखें कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तब तो ये प्रोसेस चलेगा जाइगोट, एम्ब्रायो, फीटस और तब बर्थ, अगर भीतर हो रहा है तब। लेकिन अगर बाहर हो रहा है, फ्रॉग के केस में हो रहा है, तब जाइगोट, एम्ब्रायो, फीटस वगैरह नहीं, इसके बाद वो डेवलप होते होते एक नया सा टोडपोल और कह लो कि धीरे धीरे फ्रॉग में डेवलप हो जाएगा। तो ये अलग अलग स्टेजेस है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये खाली ह्यूमन के लिए नहीं है, ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए है। ठीक है, अब जो बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेगा, जो जिसका फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, उसमें हम समझ पा रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कैसे उसमें ये चीज होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें अगला टॉपिक देखते हैं, तो हम लोग का अब हमको समझना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में जितना बात तुमको बतलाया गया, कॉमन सा बात, वो सब कुछ रहेगा। जैसे ये जितना स्टेजेस है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, फिर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन, एम्ब्रायो, फीटस, बर्थ, अगर हम इस सभी चीजों को समझ लेंगे तो हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन भी समझ लेंगे। तो यानी कि सबसे पहला हम लोग का इसमें मोटिव समझना है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब देखोगे कि अगर इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट की अगर बात करें, तो इसमें देखोगे कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को बनाने के लिए हम लोग के बॉडी में एक सिस्टम होता है, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह के चलते हैं। हम लोग के बॉडी में देखो सिस्टम किसको कहते हैं, अगर किसी भी काम को करने के लिए, तुम्हारे बॉडी में किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अगर एक से ज्यादा ऑर्गेन्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो ऑर्गेन सिस्टम बनाता है कि नहीं। जैसे सेल, टिश्यू से ऑर्गेन, अब ढेर सारा ऑर्गेन मिलके काम करेगा तो ऑर्गेन सिस्टम। यानी कि जहां कहीं भी अगर एक से ज्यादा ऑर्गेन मिल गया या ग्रुप ऑफ ऑर्गेन मिल गया किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उस चीज को हम क्या कह के चलते हैं, सिस्टम कह के चलते हैं। जैसे देखो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे एक्सक्रेटरी सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन सभी में देखोगे कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिल करके काम करते हैं। उसी तरीके से हम लोग के पास अगर देखोगे कि मेल में इसका मेन काम, इसका देखोगे मेन जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है मेल गैमेट को बनाना, और इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि इसका काम मेन रूप से रिप्रोडक्शन को ही करना है। अब इसमें देखोगे जैसे अब ये देखो पूरा का पूरा यहाँ पे डायग्राम है, ठीक। इस डायग्राम में तुमको पहले दो चीजों को हटा देना है जिसका हम लोग का उतना यूटिलाइजेशन नहीं, फिर भी उसको लेके चलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसी पार्ट में आ जाता है। जैसे ये देखोगे कि इस पार्ट का नाम, ऊपर से देखोगे ये जो ऊपर से ये हिस्सा आ रहा है, इस पार्ट का नाम तुम में से कोई बता सकता है कि इस पार्ट का नाम क्या है जी, जो ऊपर से आ रहा है?